नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं मार्केट के साथ। तो आज मार्केट में अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखने को मिली है और वोलेटिलिटी के साथ ही मार्केट 0.24% मंदी के साथ बंद होता है। अब दोस्तों, अगर आपके पोर्टफोलियो में निफ्टी 50 का स्टॉक भर भर कर नहीं होगा तो आपके पोर्टफोलियो ने आज निगेटिव रिटर्न दिया होगा। इसका रीजन देख सकते हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 में 0.52% की मंदी देखने को मिल रही है। निफ्टी मिड कैप में मंदी देखने को मिल रही है। निफ्टी मिड कैप 100 में भी है, निफ्टी स्मॉल कैप 100 में भी मंदी है। और स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स को देखें तो इनमें ज्यादा मंदी देखने को मिल रही है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में ज्यादातर मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स होगा जिसमें कि ज्यादा रिटर्न भी मिलता है, तो आज के दिन आपके पोर्टफोलियो ने निगेटिव रिटर्न दिया होगा। आप कमेंट कर बता सकते हैं आज आपके पोर्टफोलियो ने निगेटिव रिटर्न दिया है या फिर आपके पोर्टफोलियो ने निफ्टी 50 को बीट किया है। अगर शॉर्ट में रीजन को डिस्कस करें तो फ्राइडे के दिन आपने नोटिस किया होगा सेकेंड हाफ में मार्केट में बहुत तेजी से गिरावट देखने को मिली थी। इसका रीजन था, जैसे ही जर्मनी का मार्केट ओपन होता है डचे बैंक के स्टॉक में बड़ी मंदी देखने को मिली थी। अब मंदी का रीजन क्या है? ऐसा नहीं है कि डचे बैंक भी डूब रही है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बैंक फाइनेंशियल वाइज काफी अच्छी नजर आती है। रीजन था, बैंक ने जो लोन दिया हुआ है उनमें डिफॉल्ट का खतरा बढ़ चुका है और डिफॉल्ट का खतरा बढ़ने की वजह से बैंक जो लोन के ऊपर अपना इंश्योरेंस कराती है, मान लीजिए अगर लोन वापस नहीं होता है तो इंश्योरेंस कंपनी बैंक को पे करती है। तो उन इंश्योरेंस का कॉस्ट अभी के समय बढ़ चुका है क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिल रही है और क्राइसिस के समय इंश्योरेंस का कॉस्ट बढ़ जाता है। क्योंकि अगर इंश्योरेंस का कॉस्ट बढ़ता है तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी गिर सकता है। इसी वजह से स्टॉक में पिटाई देखने को मिली थी। अब दोस्तों, यूएस का बैंक कोलैप्स कर चुका है। दो बैंक, एक सिग्नेचर बैंक है, सिलिकॉन वैली बैंक है। दूसरी ओर देखें तो यूएस के बैंक से कुछ ही समय में 98.4 बिलियन डॉलर निकाला जा चुका है इनके डिपॉजिटर्स के द्वारा। अब दोस्तों, दूसरी ओर देखें तो क्रेडिट स्विस बर्बाद हो चुका है। हालांकि उसको टेक ओवर कर लिया गया है, लेकिन जो भी उनके इन्वेस्टर थे जिन्होंने भी उनके बॉन्ड्स को बाय किया था वो सारे लोग बिल्कुल पूरी तरीका से बर्बाद हो चुके हैं। तो दोस्तों, अभी के समय क्राइसिस है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर रहा है। मार्केट में प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन हाई है, इंटरेस्ट का रेट बढ़ रहा है, रसिया यूक्रेन का वार कंटिन्यू जारी है और कोविड की वजह से सप्लाई चेन का जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था वो अभी तक पूरी तरीका से सॉल्व नहीं हुआ है। तो हर तरीका से मार्केट में सेंटीमेंट निगेटिव है। अब दोस्तों, ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें अपने पोर्टफोलियो को सेल कर देना चाहिए, मार्केट से एग्जिट कर जाना चाहिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि प्रॉब्लम आती है। ऐसा आपको भी नहीं पता था कि प्रॉब्लम आ जाएगा, मुझे भी नहीं पता था और किसी भी दिग्गज इन्वेस्टर को नहीं पता था कि मार्केट में प्रॉब्लम आएगा। अब प्रॉब्लम आया है तो प्रॉब्लम चले भी जाएगा, लेकिन अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट के साथ बने रहते हैं, अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ तो उसके साथ अगर टिक जाते हैं तो आने वाले समय में आप भूल जाएंगे कि मेरा पोर्टफोलियो कितना निगेटिव था। जब मार्केट से आपको रिटर्न मिलने लगेगा आपको बाद में याद भी नहीं रहेगा। दोस्तों, दुनिया में ऐसे कोई भी दिग्गज इन्वेस्टर पैदा नहीं हुए हैं जिन्होंने किसी स्टॉक को बाय किया होगा और उनके बाइंग प्राइस से स्टॉक नीचे नहीं गया होगा। आप चाहे जितना मर्जी एनालिसिस करके किसी स्टॉक को बाय कर लीजिए, हमेशा चांसेस होता है कि आपके बाइंग प्राइस से स्टॉक नीचे जा सकता है। शॉर्ट टर्म की बात है ये सब। लॉन्ग टर्म में कंपनी ऊपर ही जाएगी अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट में डिमांड में है, कंपनी का फाइनेंशियल्स अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, तो किसी भी प्रकार की घबराने वाली बात नहीं है। इसलिए दोस्तों, मार्केट में बोला जाता है कि आप उसी पैसा को इन्वेस्ट करिए जिसकी जरूरत आने वाले 3 साल में आपको नहीं है। बहुत लोग पूछते हैं क्या मैं लोन लेकर इन्वेस्टमेंट कर दूं? अब दोस्तों, ये बहुत ही रिस्की होता है क्योंकि आपको भी नहीं पता है कि आने वाले 1-2 साल में क्या होगा। जो लोन लेकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं
उनको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये वही लोग कर सकते हैं जो मार्केट में बहुत ज़्यादा सालों से हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, समझ है और रिस्क लेने की क्षमता है, वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको लोन लेकर कभी भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, और ऐसे भी पैसे को मार्केट में इन्वेस्टमेंट मत करिए जिसकी जरूरत आने वाले शॉर्ट टर्म में आपको हो सकती है। अब एक और चीज देखें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के चीफ का कहना है जिस तरीका से बैंकिंग कोलैप्स कर रहा है, आने वाले समय में फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर रिस्क हो सकता है। तो दोस्तों, अगर अभी के समय देखें, हर साइड से आपको निगेटिव सेंटीमेंट ही देखने को मिलेंगे। अभी के समय आपको स्टॉक को होल्ड करने के लिए रीजंस बहुत कम मिलेंगे और सेल करने के लिए रीजन बहुत ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन अगर अभी के समय उन कम रीजन को देखने के बावजूद भी अगर आप अपने पोर्टफोलियो को होल्ड कर जाते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आने वाले समय में आप मार्केट से बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे जिनमें अभी बड़ी मंदी देखने को मिल रही है। ऐसे में हमारी इन्वेस्टमेंट की क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, कौन से स्टॉक को बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, मेरे एफर्ट को एप्रिसिएट करना चाहते तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है कैंपस एक्टिववेयर। अब दोस्तों, इस स्टॉक में देखें तो टेक्निकली स्टॉक में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। मैं टेक्निकली बोल रहा हूं क्योंकि कंपनी में अभी तक कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से स्टॉक में गिरावट हो। लेकिन दो रीजन है, एक तो जो बल्क डील हुआ उसकी वजह से स्टॉक में गिरावट हुई और मार्केट में जो भी इन्वेस्टर हैं उनका सेंटिमेंट शॉर्ट टर्म के लिए निगेटिव हो चुका है, इसी वजह से स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। दूसरा रीजन है टेक्निकली स्टॉक ने अपने 350 के सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है और स्टॉक ने आज के दिन देखें तो 325 रुपीज का सपोर्ट लिया है और 325 रुपीज का एक छोटा मोटा सपोर्ट है। अगर कंपनी इसको भी ब्रेक करती है तो इजीली कंपनी 300 रुपीज तक जा सकती है। अब दोस्तों, मैं जब भी बोलता हूं कि आपको स्टॉक में बाइंग करनी चाहिए, मैं हमेशा मेंशन करता हूं कि आपको बल्क बाइंग नहीं करनी है, एक बार में लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपको कम से कम 3 से 4 इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप एसआईपी करते हैं तो वो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों, अभी के समय स्टॉक को देखें 333 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है। 325 रुपीज का एक छोटा मोटा सपोर्ट है, तो स्टॉक में डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि स्टॉक यहां से ऊपर नहीं जा सकता है। एक बड़ी बाइंग अगर होती है तो स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन जो भी इन्वेस्टमेंट करिएगा अभी के समय सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करिएगा, छोटी छोटी क्वांटिटी में ही बाइंग करिएगा और स्टॉक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने ऊपर के लेवल पर बाय कर लिया है तो आप सिंपली स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए काफी अच्छी है। शॉर्ट टर्म में मार्केट में गिरावट है, इसलिए स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। शॉर्ट टर्म का सेंटीमेंट से हमारा इन्वेस्टमेंट का डिसीजन नहीं बनना चाहिए। हमें लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव के बारे में सोचना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत अच्छी नजर आती है। तो आपने अगर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आप बिंदास स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं बचे हैं एवरेज डाउन करने के लिए, फिर भी आप सिंपली स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। कोई भी टेंशन लेने वाली बात इस स्टॉक में नजर नहीं आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स। अब दोस्तों, पीवीसी पाइप बनाने वाली जितनी भी कंपनी है, चाहे एस्ट्रल देखें, चाहे प्रिंस पाइप देखें या कोई अदर कंपनी देखें, पिछले 1 साल या 1.5 साल से देखें कुछ भी रिटर्न देखने को नहीं मिला है। इसका रीजन हमने कई बार डिस्कस किया है कि कंपनी को इन्वेंट्री लॉस हुआ था, सारी पीवीसी पाइप बनाने वाली कंपनियों को, क्योंकि एक समय रॉ मटेरियल का कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और उसके बाद रॉ मटेरियल के कॉस्ट में शार्प गिरावट देखने को मिली। तो हायर प्राइस में जो इन्होंने रॉ मटेरियल को खरीदा था, अब मार्केट में रॉ मटेरियल का प्राइस गिर गया तो जो भी इनके बायर थे इनसे डिस्काउंट मांग रहे थे, क्योंकि अभी के समय करेंटली रॉ मटेरियल का कॉस्ट गिरा हुआ है, तो हमें तो करेंट मार्केट प्राइस के हिसाब से प्रोडक्ट का प्राइस चाहिए।
तो इनको अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट में प्रोडक्ट्स को बेचना पड़ा। इसलिए ज्यादातर पीवीसी पाइप बनाने वाली कंपनियों को देखें तो उनमें लॉस देखने को मिल रहा है। कुछ कुछ कंपनी को छोटा मोटा प्रॉफिट भी हुआ है और इसी वजह से जितनी भी पीवीसी पाइप बनाने वाली कंपनी है उनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और दोस्तों अभी के समय देखें तो प्रिंस पाइप का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 50 के आसपास नजर आता है, जो कि ट्रेडिशनली देखें तो 30 के आसपास प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों अभी जो हायर मार्जिन वाला रॉ मटेरियल था वो इन्वेंट्री ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और जो भी पीवीसी पाइप बनाने वाली कंपनी है आने वाले समय में इन्वेंट्री लॉस से इन्वेंट्री प्रॉफिट में आ सकती है और स्टॉक में भी काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। हो सकता है आपको Q4 में ही थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली, उसके बाद आने वाला जो नेक्स्ट क्वार्टर होगा वहां से आपको काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। तो अभी के समय डेफिनेटली अच्छा मौका है इन्वेस्टमेंट करने का। अगर सपोर्ट प्राइस को देखेंगे 550 रुपीज का सपोर्ट प्राइस है। आज स्टॉक ने अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया और वहीं तक स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। अगर नेक्स्ट सपोर्ट की बात करें तो जो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट होगा 500 रुपीज का होगा, लेकिन अगर मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं होती है तो बहुत कम चांस है कि स्टॉक 500 रुपीज तक गिर जाए। अदरवाइज अगर एक छोटा मोटा सपोर्ट देखें 525 रुपीज पर नजर आएगा। करेंट मार्केट प्राइस भी बहुत ही अट्रैक्टिव है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आने वाले समय में ये कंपनियां काफी अच्छा कर सकती है और काफी अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती है। जब से कंपनी की लिस्टिंग हुई है तब से देखें 263% का रिटर्न प्रोवाइड किया है और कंपनी को लिस्ट हुए अभी तक 5 साल भी नहीं हुए हैं। तो 3 साल में कंपनी ने आपके पैसे को 3.5 गुना बनाकर दिया है। और अगर ये इन्वेंट्री लॉस वाला प्रॉब्लम नहीं होता तो अभी के समय आपको स्टॉक इतने बड़े डिस्काउंट के साथ बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होता। तो इन्वेस्टमेंट करने का मौका देखिए, एक हाई ग्रोथ कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कंपनी है। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ काफी अच्छा है। सरकार का हर घर नल वाला स्कीम का भी बेनिफिट पीवीसी पाइप बनाने वाली कंपनियों को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है अडानी विलमार। अब दोस्तों अडानी ग्रुप की जितनी भी कंपनी है उनमें सबसे कम रिस्क मुझे अडानी विलमार में नजर आता है। इसका 2 कारण है। सबसे पहले तो अडानी और विलमार दोनों का 50-50% हिस्सेदारी है। विलमार जो है एक इंटरनेशनल एफएमसीजी कंपनी है, सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी है और एक बहुत ही दिग्गज कंपनी है। मान लीजिए अगर अडानी ग्रुप के ऊपर कभी भी कोई प्रॉब्लम आ जाता तो विलमार ग्रुप क्या करती, पूरे के पूरे कंपनी को टेक ओवर कर लेती। इससे इन्वेस्टर का रिस्क काफी कम हो जाता। वैसे मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, फिर भी एक रिस्क फैक्टर की बात की हमने। अब दूसरा पॉइंट है, ये कंपनी एसेंशियल सेक्टर के लिए काम करती है और कुकिंग ऑयल में देखें तो ये कंपनी मार्केट की लीडर कंपनी है। तो आने वाले समय में अच्छा कर सकती है। कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट का ग्रोथ अच्छा है। वैल्यूएशन वाइज देखने जाएंगे रीजनेबल नजर आता है अगर आप कंपेयर करें दूसरी एफएमसीजी कंपनी के साथ, जिसमें कि एचयूएल हो गई, टाटा कंज्यूमर हो गई या फिर डाबर को देख सकते हैं। तो ऐसी एफएमसीजी कंपनी से जब वैल्यूएशन कंपैरिजन करेंगे तो वैल्यूएशन रीजनेबल नजर आता है। 60 के आसपास कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो नजर आता है। तो डेफिनेटली इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आपने हायर प्राइस पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो एक तो कभी करना नहीं चाहिए, इसलिए मैं अडानी विलमार को उस समय नहीं डिस्कस कर रहा था। 550-600 रुपीज के आसपास डिस्कस किया था, वहां से भी स्टॉक अच्छा खासा टूट चुका है। आपको पता है किस वजह से। अगर आपने ऊपर के लेवल पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो एवरेज डाउन करने की कोशिश कर सकते हैं 360 रुपीज के आसपास। अगर आपके पास पैसे नहीं बचे हैं, आप एवरेज डाउन नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। आने वाले समय में रिकवरी देखने को मिल सकती है। कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक ठाक है। अपने पोर्टफोलियो का 5% से ज्यादा इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। नेक्स्ट स्टॉक है बजाज फाइनेंस। अब दोस्तों इस स्टॉक को हमने कई बार डिस्कस किया है। अभी के समय देखें तो स्टॉक में गिरावट वाला ही माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस हैं जिनका कहना है कि कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट का ग्रोथ रुक जाएगा। इनडायरेक्टली कहने का मतलब है कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ है वो कम हो सकता है, और अगर कंपनी का सेल्स का ग्रोथ कम होगा तो प्रॉफिट का भी ग्रोथ कम हो जाएगा, और प्रॉफिट का ग्रोथ कम होगा तो कंपनी के स्टॉक में पिटाई देखने को मिल सकती है।
इसी वजह से अभी के समय स्टॉक में सेंटीमेंट निगेटिव बना हुआ है और कंटिन्यू गिरावट वाला माहौल देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों, इस कंपनी को हमने कई बार डिस्कस किया है क्योंकि निफ्टी 50 की सबसे हाई ग्रोथ कंपनी है और पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो अपने इन्वेस्टर को कंटिन्यू बहुत बड़ा रिटर्न बनाकर दिया है कंपनी ने। जिन्होंने भी इस स्टॉक को होल्ड किया होगा आज वो बहुत बड़ा पैसा बना चुके होंगे। एक हाई बीटा कंपनी है, इस कंपनी में आपको वोलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन जब तेजी आती है तो तेजी भी बड़ी तेजी देखने को मिलती है। करेंट मार्केट प्राइस 5596 रुपीज है। अगर सपोर्ट प्राइस की बात करें 5500 रुपए पर सपोर्ट है, नेक्स्ट सपोर्ट 5250 रुपए पर है। अगर आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो आप 5500 रुपए से इन्वेस्टमेंट की स्टार्टिंग कर सकते हैं। मैं स्टार्टिंग बोल रहा हूं, अगर स्टॉक में फर्दर गिरावट होती है 5250 रुपए तक जाता है तो आप अपना नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। अब बहुत लोग बोलेंगे मैं 5250 रुपए पर ही खरीद लूंगा जब पता है स्टॉक गिरेगा। अगर आपको पता है दोस्तों कि 5250 रुपए पर स्टॉक जाएगा तो आपको डेफिनेटली इंतजार करना चाहिए, लेकिन मेरे को नहीं पता है कि गिरकर 5250 रुपए तक जाएगा कि नहीं जाएगा, कि यहीं से स्टॉक में रिकवरी हो जाएगी और स्टॉक में तेजी देखने को मिल जाएगी, फिर आपको महंगा खरीदना पड़ेगा। तो हमारे पास अच्छा मौका क्या होता है, सपोर्ट पर बाय करना। अगर स्टॉक में गिरावट हो भी जाती है तो हम नेक्स्ट सपोर्ट पर बाय कर लेंगे। इससे क्या होता है, हमारा रिस्क भी कम हो जाता है, स्टॉक में तेजी होती है तो रिटर्न भी अच्छा मिल जाता है। लेकिन जो इंतजार करते हैं कि 5250 रुपए पर आएगा तो मैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बाय कर लूंगा, ये 5000 रुपए पर आएगा तो मैं खरीद लूंगा, दोस्तों वो कभी भी नहीं खरीद पाते हैं। क्या होता है, जब स्टॉक 5250 रुपए पर जाएगा तब आपको लगेगा कि स्टॉक में और भी ज्यादा गिरावट हो सकती है, 5000 रुपए पर ले लूंगा, और जब 5000 रुपए पर स्टॉक चले जाएगा तो आपको लगेगा स्टॉक में और भी ज्यादा गिरावट हो सकती है। ये आप जिस क्वांटिटी में बाइंग करना चाहते हैं वो कभी भी बाइंग नहीं कर पाते हैं। सबसे अच्छा आइडिया है 5500 रुपए पर पहला इंस्टॉलमेंट लगा दीजिए, 5250 रुपए पर दूसरा इंस्टॉलमेंट लगा दीजिए। अगर स्टॉक में और गिरावट होती है तो तीसरा इंस्टॉलमेंट 5000 रुपए पर लगा देंगे। इससे एवरेज बाइंग प्राइस बेटर हो जाएगा, स्टॉक में तेजी होगी, अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। अब दोस्तों, बहुत लोगों का सवाल होता है कि बजाज फिनसर्व अच्छी है या बजाज फाइनेंस अच्छी है। अगर रिटर्न वाइज देखें तो बजाज फाइनेंस अच्छी है, अगर ग्रोथ के हिसाब से देखें तो बजाज फाइनेंस अच्छी है, लेकिन अगर रिस्क के हिसाब से देखें, आपको कम रिस्क लेना है तो बजाज फिनसर्व में रिस्क कम है। क्यों कम है? क्योंकि बजाज फिनसर्व का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, इसमें इंश्योरेंस भी है, आगे कंपनी म्यूचुअल फंड में भी उतरने वाली है, साथ ही कंपनी और भी बहुत तरीका का फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो एक डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हो जाता है। लेकिन बजाज फाइनेंस का काम सिर्फ कंज्यूमर लेंडिंग का है, तो अभी के समय जो कंज्यूमर लेंडिंग वाला बिजनेस है वो थोड़ा सा कम ग्रोथ वाला फेज में नजर आ रहा है क्योंकि इंटरेस्ट का रेट बढ़ चुका है। ऐसे में बजाज फिनसर्व थोड़ा सा बेटर कर सकता है, लेकिन जैसे ही मार्केट नॉर्मलाइज होगा तो आप देखेंगे कि बजाज फाइनेंस के स्टॉक में ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। तो आपके ऊपर है, कम रिस्क लेना चाहते हैं बजाज फिनसर्व में इन्वेस्टमेंट करिए, ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो बजाज फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आता है एक लाइक मार दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।